मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर डॉक्टर आलोक पांडे जुड़ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक पांडे आपका दिल्ली तक पर। हमारे साथ आशीष रंजन जुड़ रहे हैं, विश्लेषक हैं। आशीष, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आलोक पांडे, आपके साथ शुरुआत करते हुए, दिल्ली की हमने कल बात की, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जीत हुई, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जीत जाहिर तौर पर इतिहास रचा है, क्योंकि नगर निगम में उससे पहले चुनाव जब लड़ा था तब हार गई थी, और ये पहली बार निगम में सरकार दिल्ली के अंदर बना रही है। लेकिन उससे भी बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी को हराकर शासन करेगी अब आम आदमी पार्टी। लेकिन अब बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात से भी आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए गुड न्यूज आ रही है, क्योंकि वोट परसेंट की अगर बात करें तो 13% के करीब वोट परसेंटेज यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी 5 सीट ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बरकरार है। तो क्या अब ये मान लिया जाए औपचारिक तौर पर कि नेशनल पॉलिटिक्स में दिल्ली के अंदर जन्म लेने वाली 10 साल पहले आम आदमी पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े दल को चुनौती देने का जो दावा किया जा रहा था, अब उस दावे पर आगे बढ़ रही है? आलोक जी, आपका माइक म्यूट है। जी जी, मेरा अपना मानना है कि ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विस्तार बड़ा मतलब कि असर करने वाला है। 10 साल का समय बहुत छोटा होता है किसी भी पार्टी के विकास के लिए, तो इसलिए आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत अमेजिंग है, जिसको स्वीकार करने में मतलब कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक समझ भी नहीं रखता है उसको भी मानना पड़ेगा कि उसका विस्तार अमेजिंग है। मेरे पास तो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, कैसे इंकार किया जा सकता है कि उसने पंजाब में कितने बड़े बहुमत से सरकार बनाई। उसके इम्कान अलग हो सकते हैं। दिल्ली में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हैं और उन्होंने 15 साल से काबिज बीजेपी को हराया है। लेकिन फिर भी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर ले रहे हैं, पहला। दूसरा, आम आदमी पार्टी अभी तक कहीं दिल्ली के सेमी स्टेट के सिवाय कहीं सत्ता पे नहीं रही, तो उसको क्या है कि दूसरे दलों पर कमियां निकाल करके उसे जीतना है। अब जब वो सत्ता में है, जैसे अभी दिल्ली पर वो विपक्ष की तरह व्यवहार करती है, वो कहती है कि हमारे पास कुछ ही नहीं है। अब वहां डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की भी हो गई। अगर यहां से आम आदमी पार्टी, देखिए एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार में भी है, अब अरविंद केजरीवाल जी ये ना कहते कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो हम दिल्ली अच्छा करेंगे। अगर वो ये न कहते हुए ये कहते हैं कि हाँ हम डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली को वाकई अगर वो बदल देते तो आप मान के चलिए कि वो फिर चुनौती के रूप में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने आएगी, अगर बदल देते हैं। अगर जैसे 6 साल से ऐसे ही लड़ रहे हैं, केवल लड़ाई की राजनीति करते रहेंगे, तो उनके लिए भविष्य की राजनीति में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। अब आते हैं गुजरात के बाद। देखिए गुजरात के में ये कोई भी ऐसी पार्टी जो पहली बार किसी राज्य में चुनाव लड़े और 10% से ज्यादा मत, डबल डिजिट में अगर मत प्राप्त करती है, आप उसके प्रयास को नकार नहीं सकते। आप मतलब कोई भी पार्टी, मैं तो राजनीतिक विश्लेषकों को मैं नकार ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई दूसरा दल है, बीजेपी भी कहे कि आम आदमी पार्टी का नोटिसबल नहीं हुआ, 10% से ज्यादा मत नोटिसबल होता है, खासकर तब जब बीजेपी 150 प्लस में है, उसकी आंधी बह रही है। यदि सामान्य परिस्थितियां होती तो आम आदमी पार्टी 20% से ज्यादा मत लाती। अगर 20% से मत ज्यादा होता तो सीटें बहुत चौंकाने वाली हो सकती है। आशीष जी, मैं आशीष जी से बात, देखिए दिल्ली में, इसकी दिल्ली की अगर ज्योग्राफी को समझे और जो वहाँ की जो पॉपुलेशन सिंटेक्स में समझे, उसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए गरीब लोग ज्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा में वो भी है, और उनको लाइट बिजली का बिल सताता था, परेशान करता है इतना बिजली का बिल। तो सरकारें भविष्य उन्मुखी नीतियों पर चल के जो लाभ मिले उसको, और तत्काल लाभ मिले, उसमें एक को चुनना होता है। तो जनता तत्काल लाभ को चुनती है। तत्काल लाभ अरविंद केजरीवाल जी से है, इसमें कहाँ डाउट है। भाई बिजली के बिल हमें सीधे दिखाई देता है ना कि हमारे इतने हजार आते तब इतने आने लगे। और इवन देन लोअर मिडिल क्लास नहीं, मेरे एक मित्र हैं, वो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में, उन्होंने कहा बिजली का बिल तो एसी चलाओ ये चलाओ इतना ही आता है। तो एक अपर मिडिल क्लास जो ग्रुप 1 ऑफिसर है उसको भी वो आकर्षित करता है। मेरे जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, वो केंद्र के चुनाव पे बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन वो स्टेट के चुनाव पर कांग्रेस को वोट देते हैं, तो सॉरी आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी ठीक है, हमारे रोजमर्रा का जीवन आसान हो गया है ना, अरविंद केजरीवाल ने कुछ तो ऐसा किया है ना। आप उनकी देखिए, जब बीजेपी मुफ्त राशन देती है तो लोग कुछ नहीं कहते, और अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली देते तो कहते फ्री बीज है। फ्री बीज इसलिए मतलब
राजनीति में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। अरविंद केजरीवाल ने 2% मत ज्यादा प्राप्त किए दिल्ली चुनाव में, 2.25%, लेकिन वो विजेता है ना। अभी गुजरात में आप देखिए 0.7% मत कांग्रेस को ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सीटें कितनी ज्यादा है। तो राजनीति अंक गणित का खेल, लेकिन ओवरऑल जब कोई जीतता है तो कुछ अच्छे कार्यों की वजह से जीतता है ना। आप इसको इस तरह से अरविंद केजरीवाल को नकार दे सकते कि वो सब कुछ मुफ्त में बांट रहे हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। देश की जनमत का अपमान होता है। और नई बात जो आपने दिल्ली की कॉम्प्लेक्स बात कही, अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में इसीलिए क्योंकि दिल्ली कॉम्प्लेक्स है। वो दूसरे पर ब्लेम डाल सकते हैं, सत्ता में रहते हुए वो विपक्ष की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अगर सारे अधिकार ओपन होते तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ब्लेम ना था कि यमुना क्यों साफ नहीं हुई। कूड़े के ढेर पर उन्हें 2% मत ज्यादा मिल गए, यमुना तो अभी भी गंदी है, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी ना। कोई रोड जो है वो एमसीडी के पास होती है, कोई दिल्ली सरकार के पास होती है, उसी का तो फायदा उठाया ना आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आम आदमी पार्टी जीती है, और पहली बार आप ये देखिए कि पहली लड़ाई ऐसी जहां बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी आई है। अभी तक वो कांग्रेस को प्रतिस्थापित करके आ रही है, लेकिन यहाँ एक चीज और देखना पड़ेगा, जब वो कांग्रेस को प्रतिस्थापित करके आती है तो वो सुनामी लाती है, लेकिन जब बीजेपी को प्रतिस्थापित कर रही है तो 2% ही मत ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को अब जो फाइट मिलने वाली है वो टफ फाइट मिलने वाली है, उतनी आसान चीजें उनके लिए नहीं रहने वाली। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती है। आप मानिए आम आदमी पार्टी की उम्र भी 10 साल है, तो 15 साल बाद आम आदमी पार्टी कहां होगी, इसके संकेत तो दिखाई देने लगे। और अगर विपक्ष नहीं संभला, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर विपक्ष नहीं संभला तो फिर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी एक दशक के अंदर आपको भारत में दिखाई देगी। ठीक है आशीष, जो बात देखिए सफलता हो या असफलता, उसके फैक्टर मल्टी होते हैं, तो मल्टी फैक्टरल है। अरविंद केजरीवाल जी एक आंदोलन के रूप में उभरे और लोगों को उनमें भगत सिंह दिखते थे, मुझे भी दिखते थे। हाँ, आज की डेट में मुझे वो भगत सिंह नहीं लगते हैं, क्योंकि भगत सिंह जैसे आइडियोलॉजी नहीं रह पाई। जब सोने को ज्वेलरी बनाते तो मिलावट करनी पड़ती है, तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए बहुत सारे विचारों से समझौता करना पड़ा। लेकिन फिर भी आज वो भारत की राजनीतिक सच्चाई है और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं किसी के पास। अरविंद केजरीवाल जी एक वेव की तरह है, हाँ, लेकिन उन्हें लड़ना भारतीय जनता पार्टी के सुनामी चट्टानों से। आगे का रास्ता उनके लिए उतना आसान नहीं, क्योंकि अब वो सत्ता में रहेंगे और उन्हें जिम्मेदारी। अब पंजाब में आप देखिए, पंजाब में जो शिवसेना के नेता की हत्या कर दी गई पुलिस के साथ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब अंदर से सुलग रहा है। अब अगर ये ज्यादा सुलग गया तो इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते कि मोदी जी जाने, तो अब उनको भी आंसर करना पड़ेगा। और यहां से एंटी, अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी इनकम्बेंसी का मैक्सिमम लाभ उठाया है। अब उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी आएगी उसका दूसरा कोई लाभ लेगा। अभी तक तो वो लंबे समय तक सत्ता में कहीं नहीं रहे ना, तो अब उनके लिए जो करना ये है कि उन्हें भी डिलीवर करना पड़ेगा। अभी क्या है कि दूसरे डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो वो जगह बना लेते हैं। अब अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो उनको भी तो कोई हराएगा। अगर पंजाब में आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर पाए, वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तो क्या कहेंगे कि मोदी जी ने नहीं करने दिए। अब मोदी जी को तो आप अब्यूज करके या उनको कुछ उल्टा सीधा कह के आप नहीं बस। तो अरविंद केजरीवाल जी जहां एक उनके लिए संभावनाएं आनंद खोल रही हैं, वहां उनके लिए वही संभावनाएं उनको रिस्ट्रिक्ट भी करेगी। अभी तक क्या है कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा मॉडल लेके आते हैं, लेकिन आप देखिए दिल्ली का शिक्षा मॉडल उत्तर प्रदेश की शिक्षा मॉडल से पहले भी अच्छा था। ऐसा तो है नहीं है कि केजरीवाल जी आए और बदल दिया। भाई देश की राजधानी है, उसको उन्होंने कुछ बेहतर किया पहले से, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल से कैसे तुलना कर लोगे, बीमारू राज्य रहा है। देश की राजधानी से कोई भी शिक्षा मॉडल कैसे अच्छा हो सकता है, राजधानी बेस्ट होगी ये माना जाता है ना। तो उनको अब जैसे आप देखें वहां पर बहुत कम स्कूल है, 1.5-2 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, और उनके पास थोड़े से चीजें, बाकी सब पैसा दूसरी जगहों से आता है। यूपी में 25 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे 20 गुना 50 गुना ज्यादा स्कूल है। आप कैसे तुलना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जनता को चीजें लुभाती है, नयापन लुभाता है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोई जीतता है तो उसमें अच्छाई होती तो जीतता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दूसरे दल कुछ भी कहे, लेकिन एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं जो कहूँ नील चीर कहने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे पास विवेक है। मेरे विवेक के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को सिद्ध किया। इस बार के चुनाव से मैं कह सकता हूं
दूसरी बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की, जब आपने बात की जी थी जी कि जी जो जी एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो अरविंद केजरीवाल को मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने अपना जो कैडर है, जो वोट परसेंटेज है, वो खिसकने नहीं दिया, बल्कि उनका वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है। सीटें कम आई हैं, इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की आप बात करें, लास्ट टाइम 36% था, उससे पहले 35% था, इस बार 39% पहुंच गया। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 42% पहुंच गया। पहले वो 26% था। कांग्रेस का जाहिर तौर पर घटा है, अदर्स का घटा है, तभी उनको फायदा मिला है। जी यहाँ पर बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि बीजेपी का जो अपना लॉयल कैडर है वो बीजेपी से कहीं दूसरी तरफ नहीं जाता है। बीजेपी के लिए लॉयल्टी जो उसके कैडर की है वो मेंटेन रहती है। ये आम आदमी पार्टी का जो जीत का एक बड़ा मार्जिन हम देखते हैं, चाहे पंजाब में हमने देखा है, चाहे हमने दिल्ली में लगातार देखा है, वो कांग्रेस का जो वोट था वो इधर चला गया आम आदमी पार्टी को, लेकिन बीजेपी का वोट जो है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बीजेपी को चोट देखिए इसलिए लग गई क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर है, और कांग्रेस जी ने इस बार कैंपेनिंग भी नगर निगम चुनावों में बहुत ज्यादा नहीं की। उन्होंने उन्हीं जगह पर ज्यादा कैंपेनिंग की जहां पर उन्हें वो संभावना नजर आ रही थी, खासकर जो माइनॉरिटीज एरिया था वहां पर उनकी कैंपेनिंग रही। उस तरीके से अगर कैंपेनिंग होती, जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से रोड शो कर रही थी, मीका सिंह को बुलाकर कैंपेनिंग करा रही थी, कलाकार आ रहे थे, डांस प्रोग्राम हो रहा था, बीजेपी ने तो पूरी मशीनरी लगा दी, यहाँ पर कितने मुख्यमंत्री उतार दिए थे प्रचार करने के लिए, केंद्रीय मंत्री उतार दिए थे। उस तरह की कैंपेनिंग जो है अगर कांग्रेस भी करती किसी हद तक, तो शायद हो सकता था कि जो वोट परसेंटेज इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला और कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ, वो शायद थोड़ा और कम हो सकता था, और उसका फायदा जो है वो हो सकता था कि शायद बीजेपी उठा लेती फिर। देखिए, मेरा अपना मानना यही, बार बार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अब लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का टारगेट वो बसती है भाजपा से सीधे टकराने के लिए। वो सोचती है कि हमें वो अभी अपने आप को स्ट्रांग कर ले। भाजपा से लड़ने के लिए जितना आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होगी उतना उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि भाजपा एक विचार है और 19 आरएसएस की एक शाखा के रूप में है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, 1925-27 से तो मान ही सकते हैं। ठीक है, तो अब आम आदमी पार्टी की जड़ें 10 साल केवल पुरानी है, और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है कि जो डिवाइडेड वोट है, जो बीजेपी को मत नहीं देता है, उसकी तरफ उसका फोकस है। और देखिए, उसकी रणनीति सफल भी रही। दिल्ली में वो कांग्रेस के मत को ले जाती। इसकी बड़ी गलती कांग्रेस की भी, कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को स्पेस दिया, ऐसा आरोप लगाया जाता है कांग्रेस के ऊपर। और मुझे लगता है कि आरोप कभी कभी सही दिखता है कि बीजेपी न जीत पाए, चाहे भले आम आदमी पार्टी जीत जाए। तो मेरे गांव में एक कहावत है कि किसी अपनी एक आंख फोड़ती है। अब हम जब कभी नफरत करते हैं किसी से, तो लगता है कि अगर मैं अपनी एक आंख फोड़ूं तो दूसरी की दोनों फूट जाएंगी। कांग्रेस इसी कहावत से प्रेरित है कि अगर उसे थोड़ा नुकसान हो रहा है, बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा नुकसान करने के लिए तैयार हो जाती है। ये करते करते कांग्रेस ऐसी जगह पर आ गई है कि अब कांग्रेस का स्थान आम आदमी पार्टी स्वप्न दे सकती है कि जितना बड़ा कांग्रेस उतना हम है। इतने राज्यों में उनकी सरकार है, इतनी राज्यों पर मेरी सरकार है। तो इसमें कांग्रेस भी दोषी है कि वो टेक्निकली, आप देखिए बंगाल में क्या है कि बीजेपी न जीते तो उन्होंने चुनाव को कमजोर कर देते हैं, उस तरह से नहीं लड़ते। राहुल गांधी नहीं गए जगहों को छोड़ करके कि ममता जीत जाए, बीजेपी ना जीते। तो कांग्रेस को अपने जीतने के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कांग्रेस ने दूसरे को स्पेस दे दिया, जिससे बीजेपी को नुकसान हो। लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा उठाना पड़ा है। और देखिए, राजनीति तो संभावनाओं खेल, आम आदमी पार्टी अगर कोई स्पेस मिल रहा है कांग्रेस का, क्यों ना उठाएगी। मैं तो आम आदमी पार्टी में होता तो मैं भी उठाता। देखिए, राजनीति में जो स्पेस देगा वो हारेगा। बीजेपी पहली बार जब चुनाव लड़ी थी और सबसे बड़ा दल बन के आई थी, और आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया था कि ये बनाए, जरा देखें। बीजेपी आज तक पछता रही होगी कि आम आदमी पार्टी को मौका क्यों दे दिया हमने बनाने के लिए। राजनीति में मौका नहीं दिया जाता किसी को। लेकिन इन चुनाव से अब देखिए 13% मत गुजरात में भी प्राप्त किया आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, सीटें 5 ही हैं, लेकिन याद करिए बंगाल में, आपको ये लगता है बंगाल में याद करिए, मैं एक बात और कह दूं, बंगाल में बीजेपी को पहले कितना % मत मिला था जो पहली बार नोटिस हुई थी। 13 से 15% ही मत बंगाल में बीजेपी को मिला था और नोटिस हो गई थी। दूसरी बार वो 18 सांसद लेकर के आई। तीसरी बार अगर वो तब कुछ चीजें 200 से लेके 500 वोटों से वो कम से कम 50 जगह से हारी, 100 जगह से, नहीं तो इससे बंगाल में बीजेपी की सरकार होती। तो आम आदमी पार्टी अब गुजरात में, आप सोचिए, बीजेपी 52% मत लेके आ रही गुजरात,
52%। तो बीजेपी तो अपने आदर्श स्थिति में है, लेकिन जब बीजेपी अच्छा काम नहीं करती है तो किसका वहां पर होगा? तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की तरफ जा रही पहले, कि जहां बीजेपी वहां विपक्ष को कैप्चर करे। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये अभेद किला कहा जाता है गुजरात को भारतीय जनता पार्टी देखिए, के लिए। एक्चुअली राजनीति में कुछ अभेद नहीं होता है, सबसे बड़े राजनीति में लीडर्स कुछ जो अभेद है नहीं होता है। याद करिए बंगाल में जेपी बसु की 32 साल की सरकार, कहाँ है आज लेफ्ट? राजनीति में गढ़ मानने की जिसने कोशिश की वो खत्म हो जाता है। इसलिए अगर बीजेपी गढ़ मानती है, आलोक जी, मैं ये मानता हूँ कि उसकी प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। आंकड़े आ रहे हैं, वो तो यही इशारा कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई भेद नहीं सकता है भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल 27 साल का शासन हो गया, मैं कह दूं एक बात कह दूं, इनकम्बेंसी मोरबी का हादसा हो गया, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, बीजेपी को लोग बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं। आप देखिए ना कितना वोट परसेंट, आप देखिए 52% जो है वोट शेयर उनको मिल रहा है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, 149 सीटें कांग्रेस भी लेके आई थी उसी गुजरात में। आज कहाँ है कांग्रेस? मैक्सिमम अभी तक कांग्रेस के पास था 149। आज बीजेपी ने तोड़ा 27 साल बाद वो रिकॉर्ड 149 का, या तोड़ने जा रही है। अब आखिरी रिजल्ट तक देखेंगे। तो इसलिए आज कहाँ है कांग्रेस? आप देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता। मैं ये कहता हूं बीजेपी परफॉर्म करती रहेगी, अपने आप को अपग्रेड करती रहेगी तो जीतती रहेगी। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो जनता गढ़ों को रोकने में जनता को कितनी देर लगती है। कांग्रेस 149 लेके आई थी ना गुजरात में एक बार, मैक्सिमम हार गई ना। आज कहाँ है कांग्रेस? इसलिए अगर बीजेपी गलती करेगी तो एक दिन आम आदमी पार्टी 150 गुजरात में लेके आएगी। गलती करे तो कोई गलती नहीं की। अच्छा आलोक पांडे जी, आप ये बताइए, आपको लगता है कि बीजेपी ने कोई गलती नहीं की पिछले 27 साल में? 27 साल का और बहुत सारी गलती की, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की। नहीं, एक सेकंड। एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं। आपकी सरकार ये कहती है, ये दावा करती है कि गुजरात में शराब बैन है, उसके बाद नकली शराब पीकर दर्जनों लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद अगर आज भी आंकड़े ये कह रहे हैं कि वहां एक बार फिर से बीजेपी जीत रही है, कमल खिलने जा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि ये इसके पीछे जो कई सारे फैक्टर्स में जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जो दीवानगी है गुजरातियों में, वो बीजेपी को बहुत ज्यादा एज दे जाती है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी क्या देश के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? आप पूछिए, गुजरात भारत से अलग थोड़ी ना है। गुजरात की सरकार क्या परफॉर्म नहीं कर रही है? अगर परफॉर्म नहीं कर रही होती तो नहीं जीतती, चाहे तब मोदी जी का चेहरा आगे होता। मैं गारंटी लेता हूं, नहीं लेती। देखिए, हम ये नहीं कह, नाराजगी होती है सरकारों से, घर में नहीं होती क्या नाराजगी, लेकिन नाराजगी की जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है। पापा जी अगर बहुत डांटते हैं तो एक सीमा तक पिता की डांट बर्दाश्त करता है बच्चा या बच्ची, फिर जरूर से जहां डांटो, बोला अपनी रोजे डांटते थे छोड़ो। तो गुजरात की सरकार, जैसे अब उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, तो सरकार यही तो दिखाती है ना कि अगर नहीं परफॉर्म करोगे तो हटा देंगे। जनता चुनाव से आपको हटाए, इसके पहले हम आपको हटाए दे रहे। तो जनता को बार बार संदेश देते कि ये अच्छा नहीं कर रहा, चलिए हटाइए, ये अच्छा नहीं कर रहा, चलो हम हटा देते हैं, कुछ दूसरा लेके आते हैं। यही तो बीजेपी कर रही है ना, लगातार वो बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। नाराजगियां हैं क्या? इतनी नाराजगी है। ठीक है, एक चीज और जोड़ दूं। एक चीज बताइए आप मुझे, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम आप राज्य सरकार के काम में उसे गिनेंगे? प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए जब लोकसभा का चुनाव होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, गुजरात का एजुकेशन मॉडल पर बात कर लेते हैं। जब दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर गुजरात जाता है और गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर के गढ़ में जाकर जब वो सरकारी स्कूलों की हालत दिखाते हैं, वो कहीं ऐसी तस्वीरें तो नहीं थी कि वो मॉफ की गई तस्वीरें थी, वो गुजरात के सरकारी स्कूलों की ही तस्वीरें थी। अगर हम विकास पर ही बात कर लेते हैं तो क्या गुजरात का उस तरीके से विकास हुआ जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है? हम दिल्ली की भी बात करते हैं, दिल्ली के क्या सभी स्कूल अपग्रेड हो गए हैं? क्या दिल्ली में जो वादे किए गए थे कि नए स्कूल बनाएंगे, क्या नए स्कूल बन गए हैं? पुराने ही स्कूलों को, जो पुराने एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे, उन्हीं को रीडेवलप किया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या काम नहीं करते हैं।
आप ये बताइए ना, वो लोकसभा का चुनाव जब होगा तब देखेंगे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को चुभता है। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं कि वहां से गृह मंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, और जो दीवानगी, जो फॉलोइंग प्रधानमंत्री के लिए गुजरात में है, जो फॉलोइंग अमित शाह के लिए है गुजरात के अंदर, जो बड़े बड़े लीडर्स के लिए है, वो तमाम बाकी फैक्टर्स को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देती है। वो ये पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि जो आप कह रही हैं वो भी गलत नहीं है। मोदी एक चेहरा है, उनके नाम पे वोट पड़ता है, लेकिन केवल उनके नाम पर वो जीतते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। केवल उनके नाम पे नहीं जीतते। आशीष जी जी जी, मैं ये कहता हूं कि काम और मोदी का चेहरा मिला के वो 52% है। हाँ। ये मैं कह रहा हूं, अकेले नहीं है, अकेले 52% आप मान तो रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी है। जिस राज्य में, बंगाल में नहीं है मोदी जी चेहरा, क्या बंगाल में भी है? मोदी जी एक एसेट है बीजेपी के लिए। जी जी जी, मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा इस्तेमाल किया ना यहाँ पर भी। खैर, आशीष, जो बात हम कर रहे हैं गुजरात की बात पहुंचा पाए हैं, कांग्रेस को ही उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, फायदा उनको हुआ, उनकी पार्टी को हुआ, और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं आज कि अब ये जो नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और जिस बात को हम ये कह रहे हैं कि गुजरात की गुड न्यूज आ रही है केजरीवाल के लिए, वो यही है कि अब जो राष्ट्रीय राजनीति में बतौर राष्ट्रीय पार्टी एंट्री हो रही है आम आदमी पार्टी, ये वाकई आने वाले समय की जो पॉलिटिक्स है उसको और दिलचस्प बना देगी। अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हमने देखा है कि बहुत ही मुखरता से जाकर गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने कैंपेनिंग की थी विधानसभा चुनावों में, या बड़े बड़े दावे किए थे। भविष्यवाणी तो देखिए, मुझे याद आ रही है आज आम आदमी पार्टी का नंबर देखकर कि आम आदमी पार्टी के सामने लिखा है 5, यानी कि 5 सीटों पर बढ़त आम आदमी पार्टी को दिख रही है। और ये नंबर उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कांग्रेस पार्टी के लिए कि गुजरात में 5 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेंगे, लिख के दिया था। आज उनको वाकई आत्ममंथन करने की जरूरत होगी कि भविष्यवाणी जो वो करते हैं वो हमेशा सही साबित हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिल्ली में भविष्यवाणी उनकी फ्लॉप साबित हुई थी। दिल्ली में उन्होंने बोला था कि बीजेपी 20 से ऊपर नहीं जाएगी, और देखिए बीजेपी 104 पर पहुंच गई। गुजरात में कह रहे थे कि कांग्रेस 5 से ऊपर नहीं जाएगी, और कांग्रेस जो है 20 के करीब दिखाई दे रही है, 19-20। वहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये देखिए कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है, बीजेपी की कितनी सीट आ रही है, आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि उन्हें कितना नंबर मिल रहा है। उन्हें जिस तरह का यहाँ स्पेस मिला है गुजरात में, ये वाकई आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त जो है वो एक मौका है खुशी मनाने का। क्योंकि बार बार ये कह रहे थे, और खासकर अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी का जो अभेद किला है वहां से उनकी धमाकेदार एंट्री होने जा रही है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और बड़ा विजन है अरविंद केजरीवाल का जब नेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लेकर वो आ रहे हैं, जिसे वो पूरे देश में लेकर जाएंगे, और इसी के जरिए वो अपने लोकसभा की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। और लोकसभा की लड़ाई की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सीधी तौर पर चुनौती देने की दावे करते हैं कि हम बीजेपी का विकल्प बनकर दिखाएंगे। और कल हमने देखा राघव चड्ढा का बयान भी कुछ इसी तरीके का नजर आया जब नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी को टक्कर देने वाली जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। मतलब आम आदमी पार्टी की जो एक क्लियर स्ट्रैटेजी है वो है कि वो कहीं पर भी कांग्रेस को कंसिडर नहीं करते हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस को खारिज कर देते हैं, और अपना मुकाबला जो है वो बीजेपी के साथ दिखाते हैं कि हम इस फाइट में बीजेपी के विरोध में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो बात आप कर रहे थे आलोक जी की जो नॉन बीजेपी वोट्स हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से एक होल्ड जमाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। नहीं, और उसमें वो सफल भी है। पंजाब में आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, कांग्रेस खत्म हो गई, दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही है। और गुजरात में भी 13% मत लेके आए। तो हम यही मानते हैं कि ज्यादातर वो मत तो कांग्रेस का ही होगा। बीजेपी का मत तो है, उसके 52% पहुंच रही है बीजेपी। लेकिन ये भी तो मानिए इसको, वैसे कि 48% मत तो बीजेपी के विपरीत है ना। ये चीज बहुत सही नहीं कहना, लेकिन फिर भी 48% इतना लिबरेटी है, इतना मोदी जी का चेहरा है, इतना सब है, और वो हिस्टोरिकल जीत है। लेकिन 48% लोग तो अभी भी ना, 48% लोग तो अभी बीजेपी को मत नहीं देते हैं इतना चरम होने के बाद। ये चीज गलत है वैसे कहना, लेकिन उनके पास 48% लोगों को जोड़ने का मौका है, उसमें 13% मत मिले ना उन्हें। तो सब कुछ बुरा नहीं हुआ गुजरात में। हाँ, अब जब कोई राजनीतिक दल जाता तो ये कहेगा कि हम 10 सीटें लाएंगे,
वो तो बड़ी बात कहेगा तब थोड़ा मिलेगा। राजनीति में बड़े बोल बोले जाते हैं। ये मतलब हम कहीं भी जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, उसका हम जमीनी सच्चाई थोड़ा बताता है कि हम कितना रहेंगे। आम आदमी पार्टी को यही अंदाजा रहा होगा कमरे के अंदर जब बैठते होंगे कि हम गुजरात में नोटिस करवाते हैं, वो बहुत है। अगर ये आम आदमी पार्टी ने जो 5 सीटें लिखी हैं, अगर ये 10+ होती, मैंने एक चैनल में कहा था कि अगर वो 10 डबल डिजिट में अगर वो पहुंच जाते हैं नंबर ऑफ सीट्स के मामले में, तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सफलता मैं मानूं। तो अब अच्छा, वो आलोक जी एक बात बताइए, जैसे गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात को कहा जाता है कि ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और वहां पर हिंदुत्व कार्ड जो है वो काफी प्रमुखता से खेला भी जाता है और हमने देखा कि बयानबाजी भी खूब होती है। अरविंद केजरीवाल ने भी काफी कोशिश की, उन्होंने जाकर ये कहा कि देखिए मेरा जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां पे कृष्ण को ले आते हैं, वहां पर वो कंस को ले आते हैं। दिल्ली के अंदर भी आकर उन्होंने वही कार्ड खेलने की कोशिश की। दिवाली के अगले दिन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि बहुत बड़ा जो एक ऐलान है मैं वो करना चाहता हूँ, और उस ऐलान में वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी माँ की फोटो छप जाए। तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की वो हिंदुत्व कार्ड खेलने की। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चला कि नहीं चला? नहीं, मैं तो मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी की रिप्लिका है आम आदमी पार्टी। असली चाहिए तो बीजेपी, थोड़ा नकली चाहिए तो आम आदमी पार्टी। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर था दिल्ली में मुस्लिम मतों को लेके, लेकिन आम आदमी पार्टी लगता है ये निर्णय ले चुकी है कि अगर मुस्लिम मतों के पीछे घूमेंगे तो हमारा विस्तार उतना नहीं हो पाएगा। 80% पॉपुलेशन तो इस देश में हिंदू है, या 79.79%, नहीं 80, अब हम 80 नहीं रह गए, 79.79% हिंदू है इस देश में। तो 79.79% हिंदू के बात करना है या मुसलमानों के लिए बात करना है, तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ही सही बट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। पहला। दूसरा, अभी तो वो ये खेल रहे हैं कि दिल्ली में तो इस्लाम के विषय में या इस मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करेंगे, गुजरात में है तो हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन उन्हें एक रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिलेक्टिव राजनीति आप नहीं कर सकते हर स्टेट के लिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में हिंदुत्व को लेकर खेलती है, वो ये नहीं करती गुजरात में हिंदुत्व रहेगा तो यूपी में सेकुलरिज्म रहेगा, ऐसा तो नहीं करती, या केरला में सेकुलरिज्म रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल को अभी ये तय करना होगा कि वो किस तरफ जाएंगे, सेकुलरिज्म की तरफ या बिल्कुल बीजेपी की रिप्लिका, कि अगर तुमको ओरिजिनल नहीं पसंद है तो हमसे काम चलाओ। क्योंकि बीजेपी से भी तो बहुत लोग नाराज होते हैं, सामंजस्य नहीं मिलता है, तो लोग बोलते हैं यार बीजेपी नहीं से तो आम आदमी पार्टी सही, ये भी तो वैसी ही है, ठीक है ना। जैसे हम कार खरीदते हैं तो लगता है कि 5 करोड़ की कार ना सही तो 40 लाख वाली से थोड़ा मैच करती है, थार ले लेते हैं। अगर लैंड रोड नहीं समझ में आती तो थार से काम चला लेते हैं। तो ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल जी, जो जितना मैं समझ पाया वो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का नाराज वोटर मेरे पास आ जाए और बीजेपी का भी जो नाराज है वो भी मेरे पास आ जाए, ओरिजिनल से नहीं खुश हो तो मेरे पास आओ, और उसमें सफल है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। अरविंद के देखिए, गुजरात में बीजेपी ने जो किया है वो इतिहास रच दिया है, वो बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, क्या ये छोटी सफलता है? ये भी बड़ी सफलता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का नगर निगम हिमाचल प्रदेश से बड़ा है, वो कोई छोटा थोड़ी ना है। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव से एक राज्य के बराबर दिल्ली है अपने आप में, पॉपुलेशन के आधार पर दिल्ली अपने आप में सेमी स्टेट है, ठीक है। सेमी स्टेट होने की अपनी समस्याएं होती है, लेकिन नगर निगम अगर आ जाता है तो मैं उसे एक राज्य मानता हूं। दिल्ली की सरकार से ज्यादा अधिकार तो मुझे नगर निगम में लगते हैं कहीं कहीं। तो नगर निगम कोई छोटी चीज होती तो बीजेपी क्या इतनी सीरियसली लड़ती, या उन बीजेपी के नेताओं के चेहरे